हेलो लिसनर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग कुछ नए प्रश्नों को जानेंगे, जैसे कि हिस्ट्री से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस। और वन लाइनर्स एक तो पढ़ने में आसान होते हैं, जल्दी याद भी हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे हमारे प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने लाइक और कमेंट्स दे करके मुझे मोटिवेट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुपूरक स्रोत के रूप में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं। सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक साथ अगर प्रस्तुत होते हैं तो वो मौर्य काल के इतिहास से संबंधित विवरण प्रस्तुत होते हैं। यहीं से हमारे इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। अर्थात जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनकी व्याख्या साहित्यिक स्रोतों में मिली है, और जो भी साहित्यिक स्रोत मिले हैं उनके प्रमाण पुरातात्विक स्रोतों में मिले हैं। तो इस आधार पर सभी एक दूसरे के अनुपूरक माने जाते हैं, और विदेशी विवरण भी हैं जो भी इन सब के प्रमाणित करते हैं सबको। तो इस आधार पर आंसर हो जाएगा मौर्य काल। नेक्स्ट है, मौर्य पूर्व के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मौर्य पूर्व के काल के लिए हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना कहाँ हुई थी। तो ललित विस्तार जो कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसकी रचना नेपाल में हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल मिलाकर के 549 जातक कथाएं हैं जो कि गौतम बुद्ध से पूर्व जन्म की कथाओं पे आधारित है। अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की जो कथाएं हैं भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित, उससे उन कथाओं पर आधारित कुल जातकों की संख्या 549 है। नेक्स्ट है, जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो सबसे ज्यादा प्राचीन जैन ग्रंथ अगर कहा जाए तो यह है 12 अंग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन थे। 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता थे हेमचंद्र। नेक्स्ट है, भारतीय साहित्य में पहली बार किस ग्रंथ में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है। ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक की बात अगर करें तो यह मिलती है राजतरंगिणी ने, जिसके रचयिता है कल्हण। नेक्स्ट है, रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी। रत्नावली एक प्रकार का नाटक है जिसकी रचना सम्राट हर्ष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारतीय इतिहास को व्यवस्थित करने की बात अगर की जाए तो यह कार्य सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, और यहीं से इस तरह की परंपरा चल पड़ी थी जो कि शासकों ने अपने राजकीय शासनादेशों को अभिलेखों के अंतर्गत खुदवा करके उनको एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। सबसे पहला संस्कृत अभिलेख अगर मिलता है तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ से यह प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। यह रुद्रदामन का है। ठीक है,
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है, अर्थात सबसे पहले किन अभिलेखों को पढ़ा गया। तो यह अभिलेख है अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? एक अंग्रेज थे, इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि में पढ़ी गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए? सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी करने की बात जब आती है तो इसमें गुप्त शासकों का नाम पहले आता है। नेक्स्ट है, हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? हिंद यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए सिक्कों के अलावा और कोई सोर्स और कोई स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल सिक्के ही उपलब्ध हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सिक्के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध देवगढ़ के मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ का मंदिर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और इस देवगढ़ के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट है, सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के काल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है? इस यूनानी ग्रंथ का नाम है हिस्टोरिका, जिसको लिखा है हेरोडोटस ने, जिसे कि इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो इन्हीं इतिहास के जनक अर्थात हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी और इसी बुक के माध्यम से हम भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पे रहने वाली जातियों और भारत ईरान संबंधों की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक यूनानी ग्रंथ है और इनको लिखने वाले यानी कि इसके रचयिता भी यूनानी थे, हेरोडोटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री फाहियान थे और फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो पहले ज्ञात चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्ष जब शासन कर रहे थे तो उस दौरान ह्वेनसांग भारत आए थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया था? तो ह्वेनसांग ने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था उसका शीर्षक दिया था ता तांग सी यू की। ता तांग सी यू की के नाम से उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने की थी। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस क्वेश्चन को बार बार देख करके आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर इसको आप अपना क्विज लगाना चाहें तो वह भी लगा सकते हैं, यह भी देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जखीरत उल मलूक तथा सहायफ नामक प्रसिद्ध ग्रंथों से किनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? जखीरत उल मलूक, जखीरत उल मुलूक हमदानी ने लिखा था, जो कि मुस्लिम लेखक थे। तो जखीरत उल मलूक हमदानी ने लिखा था और सहायफ के लेखक थे शेख सदुल्दीन। शेख सदुल्दीन, जखीरत उल मलूक हमदानी और सहायफ है शेख सदुल्दीन। और इन दोनों ग्रंथों से सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन एवं पकवानों के निर्माण के संबंध में किस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? तो मध्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन की बात करें या फिर पकवानों के निर्माण के संबंध में अगर बातें करें तो एक बुक का नाम आता है किताबे नियामत खाना ए नासिर शाही। इस बुक से, इस किताब से ये पता चलता है कि तत्कालीन भारत अर्थात कि मध्यकालीन भारत में लोग किस तरह से सौंदर्य
प्रसाधनों का प्रयोग करते थे, किस तरह के सौंदर्य प्रसाधन होते थे अर्थात कॉस्मेटिक्स उनके किस तरह के होते थे, और पकवान अर्थात किस तरह के डिशेज या रेसिपीज वो लोग बनाते थे और खाते थे। नेक्स्ट है फिक्र फिरोज शाही। फिक्र फिरोज शाही में किस विषय का संकलन है? फिक्र फिरोज शाही नागरिक एवं धार्मिक कानून से संबंधित पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा नागरिक एवं धार्मिक कानून। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? 1294 ईस्वी में निकोलो कॉन्टी ने दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, रूसी यात्री एथेनिसियस निकिटिन ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? तो निकिटिन 1470 ईस्वी में दक्षिण भारत आया था और उसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को का रहने वाला था और यह पूर्व मुगल काल में भारत आया था। तो समाप्त होते हैं ये इस तरह से आज का वीडियो। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।